हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और यह लेक्चर नंबर 12 है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं और यह देखते हैं कि उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। कोई पदार्थ ऊर्जा अवशोषण करने के पश्चात विकिरण का उत्सर्जन करता है। इस उत्सर्जित विकिरण को एक प्रिज्म से गुजारने के पश्चात इसकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति को एक फोटोग्राफिक पर्दे पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पदार्थ के जिस नमूने से विकिरण का उत्सर्जन होता है उसे प्रतिदर्श या सैंपल, इसी को नमूना कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ ऊर्जा अवशोषित करता है तो उसके स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। तो वास्तव में स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी कोई पदार्थ किसी ऊर्जा का अवशोषण करता है तो क्या होता है, उसमें उपस्थित परमाणु या अणु उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और उसको हम कहते हैं परमाणु या अणु की उत्तेजित अवस्था। तो कोई भी परमाणु अणु ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात उनकी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पर उच्च कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। यहाँ ध्यान दो, जब एक परमाणु किसी ऊर्जा का अवशोषण करता है, यह परमाणु का नाभिक है, ठीक है, और इसके बाहर क्या होंगी? कक्षाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कक्षाएं हैं। जब इस परमाणु को ऊर्जा दिया जाता है, मान लो पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जब इस परमाणु को ऊर्जा दिया जाता है तो वास्तव में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके आगे की कक्षाओं में जंप करते हैं, अगली कक्षाओं में चले जाते हैं। इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें या इसके अगली कक्षाओं में भी यह इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और इसी को हम कहते हैं परमाणु की उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट। जब यह एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो फिर दोबारा क्या करता है, जो ऊष्मा या ऊर्जा ग्रहण किया है उसको उत्सर्जित करेगा, और उत्सर्जित जब करता है तो क्या होता है, एक विकिरण का त्याग करता है, उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी कक्षा में आता है और एक रेडिएशन का त्याग करता है, विकिरण। जो ऊर्जा इसने ग्रहण किया था इलेक्ट्रॉन ने, उसको विकिरण के रूप में त्याग देता है। और इसी विकिरण को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह विकिरण क्या होता है, रंगों के बैंड में विभक्त हो जाता है, कलर्स के बैंड में बट जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस कलर्स के बैंड को कहाँ देख सकते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक पर्दे के ऊपर उस विकिरण को देखा जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आगे आओ। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमिति या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जब हम उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। ठीक है। नोट, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, जिसे सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, जैसा पीछे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमने बनाया था, वहाँ कलर्स के बैंड एक के बाद लगातार आते जाते हैं। किस क्रम में? विबजियोर वाले, VIBGYOR, ठीक ना। ये क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस क्रम में क्या होते हैं? ये कलर्स के बैंड लगातार होते हैं। यहाँ देखो, जब रेड बैंड शुरू होता है, लाल बैंड शुरू होता है, इसके बाद ऑरेंज बैंड आता है, तो यहाँ लाल रंग की चमक धीरे धीरे कम होते होते या ऑरेंज में परिवर्तित हो जाता है, ऑरेंज की चमक धीरे धीरे कम होकर येलो में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है। और जब इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है तो इसी को हम कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे देखो। गैसीय अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, इसे रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। गैसीय अवस्था में जब कोई परमाणु लिया जाता है तो क्या होगा, उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह लगातार नहीं होगा, सतत नहीं होगा, बल्कि बीच बीच में ब्लैक पट्टी होगी, काली रेखाएं होंगी। इसलिए इनको हम रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रत्येक तत्व का अपना विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। जिस प्रकार अंगुलियों को निशान से मिलान करके मनुष्यों को पहचाना जाता है, यहाँ क्या कर देते हैं,
जिस प्रकार अंगुलियों के निशान से मिलान करके मनुष्यों को पहचाना जाता है, उसी प्रकार रासायनिक विश्लेषण में रेखा स्पेक्ट्रम का उपयोग करके परमाणुओं की पहचान की जाती है। यानी किसी भी परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम क्या होगा, वह निश्चित होगा। उसमें कलर्स के बैंड निश्चित होते हैं, ब्लैक पट्टी जो होती है, काली रेखाएं, वो निश्चित होती हैं। तो जब हम रासायनिक विश्लेषण करते हैं, उसमें ये नहीं पता होता है कौन सा तत्व है, तो उस तत्व का पता कैसे किया जाता है, जब उसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको पहले से रिकॉर्ड जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन है उनसे मिलान कराया जाता है, मैचिंग कराई जाती है, और जिस तत्व के स्पेक्ट्रम से मैचिंग हो जाती है तो यह ज्ञात हो जाता है कि इस रासायनिक नमूने में यही तत्व है। ठीक है, तो मैचिंग द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी रासायनिक विश्लेषण में तत्वों की पहचान भी की जाती है। यह हम ड्रा करने जा रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को और अवशोषण स्पेक्ट्रम को। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है। एक सैंपल लिया गया, एक नमूना, ठीक है, यह क्या है, उत्तेजित अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था में है। उत्तेजित अवस्था में कैसे पहुंचा होगा, जब इसने एक एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, जब इस नमूने ने एक ऊर्जा ग्रहण की होगी। ठीक है, इस नमूने से क्या होगा, विकिरण उत्सर्जित होगा, रेडिएशन चलेगा। यह क्या चलेगा, विकिरण। इस विकिरण को हम गुजारते हैं एक रेखा छिद्र से, एक सूक्ष्म छिद्र से गुजारते हैं, जिसको रेखा छिद्र कहते हैं। ठीक है, यह विकिरण आगे आया और इसको हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, प्रिज्म के ऊपर। जिस तरह से हम निचली कक्षाओं में पढ़े हैं कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंग के कलर्स में, विबज्योर वाले कलर्स में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रिज्म पर इस विकिरण को डाला जाएगा तो यह विकिरण भी क्या होगा, कलर्स के बैंड में विभक्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है प्रिज्म द्वारा। ठीक है, और किसका, बैगनी कलर का विचलन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कलर बैंड हमारा कुछ यूं प्राप्त होगा। ये हो गया रेड कलर का। और जब इसको हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर लेते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या होता है, ये रेड बैंड और इसके नीचे ब्लू बैंड, ये क्या होते हैं, एक कलर के बैंड के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको अगर यहाँ हम इस तरह से दिखाएं फोटोग्राफिक प्लेट को, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर सतत रेखाएं नहीं बल्कि बीच बीच में ब्लैक पट्टी भी दिखेगी, और इसी को कहते हैं उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम। और यहाँ हम दिखा रहे हैं इस नमूने में क्या लिया गया है, हाइड्रोजन गैस लिया गया है। यदि हाइड्रोजन गैस को ऊर्जा दी जाती है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है, यदि इसको ऊर्जा दी जाएगी, इसको ऊष्मा या ऊर्जा दी जाएगी तो इसके परमाणु अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी परमाणुक अवस्था में पहुंच जाएगा, और परमाणुक अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने निचली कक्षाओं से ऊंची कक्षाओं में पहुंचेंगे। ठीक है, चूंकि एक नमूना हमने लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे परमाणु अणु होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे परमाणु अणु होंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से चौथी कक्षा में, किसी का 5वीं में, किसी का तीसरे में, इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उत्तेजित अवस्था में पहुंचेंगे, फिर वापस आएंगे, एक रेडिएशन का उत्सर्जन करेंगे, और इस रेडिएशन में हमको सभी बैंड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम, रेखा स्पेक्ट्रम। और यह स्पेक्ट्रम कैसा है, यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि नमूने से रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी तरह से अवशोषण का स्पेक्ट्रम भी लिया जा सकता है। चलो आगे यहां दिखाते हैं। हम एक लाइट का सोर्स लेंगे, लाइट का सोर्स लेंगे और एक पतले छिद्र द्वारा यहां से श्वेत प्रकाश हम निकालेंगे। मान लो यह श्वेत प्रकाश का स्रोत है। ठीक है,
और एक पतले छिद्र द्वारा यह श्वेत प्रकाश नमूने पे डाला गया। यह नमूना क्या करेगा? यह नमूना अवशोषित करेगा श्वेत प्रकाश की ऊर्जा को। यह भी हाइड्रोजन का नमूना है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का नमूना है। इनको आगे क्या करेंगे? एक पतले छिद्र द्वारा गुजारेंगे, रेखा छिद्र द्वारा, और इसी को हम क्या करेंगे? एक प्रिज्म के ऊपर डालेंगे, ठीक है। प्रिज्म को यूं बनाते हैं, एक प्रिज्म के ऊपर डालेंगे, और यहाँ से फिर से हमको क्या दिखेगा? फिर से ये कलर्स के बैंड बट जाएंगे, कलर्स के बैंड फिर से बटेंगे, और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको दोबारा से ये रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पर इनको फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा, और इस रिकॉर्ड किए हुए फोटोग्राफिक प्लेट को अगर हम स्टडी करें, देखें, ठीक है, तो ये कलर्स के बैंड कैसे प्राप्त होंगे? इन बैंड्स के ठीक एकदम, इन बैंड्स के बराबर जो रेखाएं इसमें हैं वही रेखाएं इसमें होंगी, ठीक है, वही रेखाएं इसमें होंगी। लेकिन अंतर क्या होगा? इस बैंड में जहां कलर होगा, इस बैंड में वहां ब्लैक स्थिति होगी, काली काली। इस बैंड में जहां कलर होगा, इस बैंड में वहां काली पट्टी दिखेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है ना, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का नेगेटिव रूप कहते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसी को रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं, रेखा स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेखा स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोमिति किसे कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कुछ इमेज के द्वारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को और अवशोषण स्पेक्ट्रम को। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आपकी बुक में ये स्पेक्ट्रम बने हुए हैं, इनको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।